हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू द पीएससी वाला। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का पीएससी वाला पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी करंट अफेयर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो बच्चा, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम प्रॉपर एक करंट अफेयर की सीरीज लेकर के आएंगे और इस करंट अफेयर की सीरीज में आपका 6 मंथ का करंट अफेयर जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 6 मंथ का करंट अफेयर डिस्कस होगा और ये उन सभी लोगों के लिए है जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए ये जो क्लास है, आप ये समझिए कि ये क्लास आपके लिए एक रामबाण क्लास बनने वाली है। राइट, तो बिल्कुल मजा आने वाला है सेशन में। बिल्कुल कहते हैं ना, दिल थाम कर बैठिएगा और ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे बेसिकली। और साथ ही ये जो करंट अफेयर की मैं बात करूं तो देखो, अगर जब आपके मेंस की बात होती है तो कहीं ना कहीं टॉपिक जो है वो इन्हीं में से पिक किए जाते हैं। राइट, तो ऐसा ही कुछ फोकस होगा कि वो टॉपिक्स जो है हम इसी में से पिक करें। राइट, तो उम्मीद है कि आप तैयार होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो गए होंगे। तो भाई कहते हैं ना कि एक जंग को जीतने के लिए शाम दाम दंड भेद है ना, सब अपनाना पड़ता है। तो इसी तरह सारे हथियार लेकर के बैठ जाइए, मतलब अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ नया और क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है आज के सेशन में। ठीक है बच्चा, चलिए तो मैं भी थोड़ा अपना अस्त्र शस्त्र ले लूं, मतलब पेन और ये रिमोट जिससे आपकी स्लाइड सटेंगी। चलिए तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये बैच का नाम है पीएससी एग्जाम्स के लिए, है ना। तो अगर आप पीएससी के किसी भी पीएससी जैसे यूपी पीसीएस की बात करें, बीपीएससी की बात करें, अगर आप इनमें से किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बिल्कुल रामबाण क्लास बनने वाली है। क्लियर है? तो चलिए, तो बाय ज्योत्सना तिवारी यानी कि मेरे द्वारा आप क्लास का डिस्कशन करेंगे। करंट अफेयर्स में हम आज जो देखने वाले हैं वो है सारी नेशनल न्यूज, है ना। नेशनल न्यूज का आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट, एक अच्छी सोच के साथ, क्योंकि शुरुआत जब अच्छी सोच के साथ होती है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्फूर्ति होती है कि भाई अब तो जंग जीत लेंगे हम, है ना। ये वाला सीन होता है आपके साथ। चलिए तो बढ़ते हैं। तो लिखा है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल, अगर आप में हौसला है कुछ कर गुजरने का तो दुनिया में कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको फेल नहीं कर सकता। इस बात पर जरूर गौर करिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आज जिन टॉपिक्स का हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टोटल 5 टॉपिक होंगे करंट अफेयर्स के। याद रखिएगा, 6 मंथ का करंट अफेयर है ये। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रज्वला चैलेंज। क्या है ये प्रज्वला चैलेंज, इसके बारे में। उसके बाद मिशन 929 डिस्कस करेंगे, कौन सा मिशन है ये, क्यों लाया गया, वॉट एवर जो भी सारी चीजें उसके बारे में। उसके बाद स्मार्ट, स्मार्ट है क्या। वैसे तो लड़कियां अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझती हैं, लड़के भी अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन ये स्मार्ट क्या है इसका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद हम अक्षरधाम एक्सप्रेस क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन, ईट राइट स्टेशन। ये ईट राइट स्टेशन क्यों रहा चर्चा में, ऐसा क्या था, इन सारी चीजों का डिस्कशन होगा। तो ये टोटल 5 न्यूज़ेस है जिसका आज हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च्ड प्रज्वला चैलेंज, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है, उसने लॉन्च किया है प्रज्वला चैलेंज। अब ये प्रज्वला चैलेंज जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है, इसको क्यों लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो भाई, मीटिंग हो रही है भारत सरकार की, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीटिंग कर रही है और इस मीटिंग को करके उसने क्या लॉन्च किया है, प्रज्वला चैलेंज। तो सबसे पहले आपके सामने ये बात आती है कि भाई प्रज्वला चैलेंज ऐसा क्या है, ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया प्रज्वला चैलेंज को। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, है ना, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, है ना। अर्थव्यवस्था तो बहुत प्रकार की होती है, इंडियन इकोनॉमी होती है, स्टेट इकोनॉमी होती है। जैसे मैं बात करूं भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद भारत के अंदर घुसो तो बिहार की बात हो रही है, तो बिहार की अलग अर्थव्यवस्था होती है। अब बिहार में भी शहरी इकोनॉमी जो होती है, रूरल इकोनॉमी, वो अलग होती है। शहर की अर्थव्यवस्था या फिर जो आपका रूरल इकोनॉमी जो हो गई आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसके बाद अर्बन अर्बन इकोनॉमी हो गई आपकी शहरी अर्थव्यवस्था, है ना। तो शहरी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हम जो देखेंगे, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, जहां पर आपको किसान ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, किसानी जहां पर ज्यादा होती है, प्रोडक्शंस वगैरह ज्यादा होते हैं,
उस अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए इस प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया गया है ना। उस अर्थव्यवस्था पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने के लिए प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस लिए? तो याद रखिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपका उभर के आता है। डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले पॉइंट की। अगर मैं बात करूं तो भाई इसको क्यों लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए इस योजना को लाया गया। तो सबसे पहला आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो कहता है भाई कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस लिए लाया गया है। तो जैसा कि आप साफ साफ देख पा रहे हो, मैं लिखते जा रही हूं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, को बढ़ावा देने के लिए है ना, इस योजना को क्यों लाया गया। तो सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है कि भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इसे लाया गया है ना, कि ग्रामीण इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी जो है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, उस पर विचार किए जा सके, कैसे बढ़ाया जाए, उसका समाधान किया जा सके, इन सारी चीजों के लिए ही इसको लाया गया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब देखो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसके बारे में क्या जाननी है। पहली चीज तो आपने ये जान ली, ठीक है, सेकंड फर्स्ट चीज तो आपने ये जान ली, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में आपको क्या जानना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसके अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया गया था, है ना। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हाल ही में भारत सरकार ने प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया, लेकिन इस प्रज्वला चैलेंज को किस प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है ना, बेसिकली किसके अंडर में लॉन्च किया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो याद रखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना। कौन सी योजना है बच्चा? दीनदयाल। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना के अंतर्गत इसको लाया गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है ना। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया। ठीक है, हमारे 2 पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तो भाई क्यों लाया गया ये? ठीक है, 2 पॉइंट तो ये हो गए। अब तीसरा, इसके बारे में आपका जानना क्या जरूरी है, क्या आप चाहते हो कि भाई ये जानना बहुत जरूरी है इस योजना के अंतर्गत और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, और क्या हमें फायदे मिलेंगे। बेसिकली फोकस किया जाए तो फायदे क्या क्या होंगे, जबकि क्योंकि जब भी बात होती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तो पहला फोकस होता है किसानों पर, क्योंकि जैसा कि आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। तो उसी पर सबसे पहले ये फोकस आता है कि भाई और क्या क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली जैसा कि आपको मैंने बताया कि भाई कृषि को बढ़ावा देने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया था। किसको बढ़ावा देने के लिए? कृषि को सॉरी, कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसको, इस योजना को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना में भी एक चीज आती है, और वो क्या होती है? वो होती है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका आजीविका मिशन, है ना, जिसके अंतर्गत इसको लाया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके अंतर्गत इसको क्या किया गया है, लाया गया है ना। तो सबसे पहले तो कौन सी योजना थी? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपकी क्या लाई गई है, प्रज्वला योजना को लाया गया है, या प्रज्वला चैलेंज आप जिसको बोल सकते हो वो लाया गया है। क्लियर है यहाँ तक सबको सारी चीजें? सबको सारी चीजें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो भाई। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो। वैसे तो होगी नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो और इसमें रूरल इकोनॉमी को और किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, यहाँ पर हम इसके और भी पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कितने 2 पॉइंट्स देख लिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स देख लिए। तीसरे पॉइंट्स पे आते हैं। तो देखो तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है इस पर्टिकुलर योजना के बारे में। तो देखो कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, है ना, कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिनको टारगेट करते हुए ही इस योजना को लाया गया है। तो किन सेक्टर्स पे बात तो हो रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, लेकिन गांवों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी किस सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके लिए ये लाया गया है ना। तो बेसिकली किन सेक्टर्स पे फोकस किया जाएगा? तो याद रखिएगा टॉप 5। ठीक है, याद रखिएगा टॉप 5, है ना,
टॉप 5 ऐसे इन्होंने क्या बना रखे हैं, टॉप 5 एरियाज बना रखे हैं, है ना, कि इन टॉप 5 पर्टिकुलर ये 5 एरियाज हैं जिनमें हम विकास करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, 5 एरियाज इन्होंने बताए कि जिनमें हम विकास करेंगे किसके अंतर्गत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो अब हम देखते हैं एक एक करके कौन कौन से एरिया हैं जिसमें ये विकास करने वाले हैं, है ना। तो वो एरिया देख लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन से एरिया है जिनमें कि ये विकास करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा निजी क्षेत्र। सबसे पहले आप क्या देखोगे, निजी क्षेत्र। सबसे पहला एरिया इसमें क्या हो जाएगा आपका, निजी क्षेत्र, है ना। अब निजी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आप क्या बोलोगे इसको इंग्लिश में, भाई बहुत सिंपल है, प्राइवेट सेक्टर, है ना। क्या बोलोगे इसको इंग्लिश में, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर पे फोकस है पहला। अब बात करूं अगर मैं, दूसरा फोकस कहां पर है, ठीक है, पहला फोकस कहां पर है, प्राइवेट सेक्टर पर है। सॉरी, पहला फोकस क्या है, प्राइवेट सेक्टर पे। दूसरे फोकस की अगर मैं बात करूं तो क्या है, समुदाय आधारित संगठन, समुदाय आधारित संगठन, है ना, समुदाय आधारित संगठन। समुदाय आधारित संगठन से आप क्या समझते हो, पता है आपको। देखो, समुदाय आधारित संगठन का मतलब है किसी पर्टिकुलर एक लोकेलिटी को, या तो आप कोई पर्टिकुलर एक एरिया ले लो, पर्टिकुलर एक जनजाति ले लो, पर्टिकुलर एक किसानों का समूह ले लो। तो इस तरह का अगर कोई समूह बना हुआ है ना, इस तरह का अगर कोई समूह बना हुआ है तो उस पर आधारित जो संगठन बना है कि भाई, आपने देखा होगा जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं ना, तो कुछ एनजीओ आपने देखे होंगे इस तरह होते हैं कि वो ऑर्फनेज होते हैं, है ना। ठीक है, कुछ इस तरह के मतलब अनाथों के लिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ओल्ड एज होम, है ना, यहाँ पे केवल ओल्ड एज जो मतलब कि सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए है। तो यहाँ पर इसी तरह से कुछ ऐसे बनाए गए हैं क्षेत्र, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर ये जनजाति जो है उसको ज्यादा डेवलप करेंगे। जनजातियां मोस्ट ऑफ द टाइम शहरों में तो कभी दिखेंगी नहीं आपको, कहाँ रहती हैं, गाँवों में ही रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो इस तरह का कोई भी अगर संगठन बना हुआ है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है अगर इस तरह का, तो वो कहीं ना कहीं फोकस्ड होगा समुदाय आधारित संगठन, है ना। समुदाय आधारित संगठन जो है उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और चीज है, ठीक है बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, ठीक है, समुदाय आधारित संगठन के अलावा देखो यहाँ पर आपका क्या है। देखो, आपने देखा होगा मोदी सरकार एक ऐसी चीज है जिसको बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, क्या, ठीक है, क्या, क्या बोलोगे, राम मंदिर, नहीं भैया बन चुका वो। तो अभी क्या है जिसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करती है वो, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप्स। मतलब सरकार बोलती है, एक बार आपको याद होगा कि उनका एक काफी ज्यादा बयान भी था उनका, जो काफी ज्यादा हिट हुआ था इसी स्टार्टअप के चक्कर में, जो उन्होंने बोला था कि पकौड़े तलने वाला, याद होगा आप सभी को कहीं ना कहीं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है स्टार्टअप को काफी ज्यादा बढ़ावा देती है। बीजेपी सरकार की ओवरऑल बात करूं मैं, बीजेपी सरकार की, तो वो स्टार्टअप को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो अभी तक ये स्टार्टअप केवल शहरों तक ही सीमित थे, है ना, शहरों में लोग स्टार्टअप कर रहे थे, नए नए बिजनेसेस ओपन कर रहे थे। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि भैया इस प्रज्वला चैलेंज में हम गांव में भी स्टार्टअप लेकर के आएंगे, है ना। तो क्या करना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को क्या करना, बढ़ावा देना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, है ना। इनका एक फोकस क्या है भाई, स्टार्टअप को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, एक तो ये फोकस हो गया, ठीक है, कितने हो गए, चार, तीन हो गए आपके। अब देखो चौथा फोकस आपका क्या है, चौथा फोकस आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ऊष्मयान केंद्र, ऊष्मयान केंद्र। मतलब कि क्या समझे इससे, ठीक है, क्या समझे गुरु। ऊष्मयान केंद्र का मतलब क्या हो गया, ऊष्मयान केंद्र मतलब कि जहां पर बिजलियों का प्रोडक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बिजलियों का प्रोडक्शन, जैसे आपने देखा होगा, मैं अगर बहुत थोड़ा सा पुराने में जाऊं तो इवन मैं अपनी बात करती हूँ, मैं जैसे आई एम बेसिकली मतलब आई एम लिव्स इन, आई एम फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश, बट जो मेरे नेटिव्स हैं या मेरी जड़ें हैं जो, है ना, मेरे रूट्स जो हैं वो कहाँ से है, यूपी से है। और यूपी में कहाँ से, सुल्तानपुर। तो जब कभी हम गर्मियों में छुट्टियों में जाया करते थे ना यूपी, तो वहां पर क्या होता था, जब हम गर्मियों में छुट्टियों में जाते थे तो वहां पर ना एक मतलब मेरे गांव के थोड़ा सा दूर पे एक वो लगा हुआ था, मतलब तालाब बना हुआ था, छोटा सा तालाब था, वहां पर वो लगी हुई थी। तालाबों में वो पंखियां लगी रहती है ना गोल गोल, जो बिजली का उत्पादन करती हैं, है ना। अरे अभी मेरे को अभी दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा है, उन पंखियों को कुछ तो कहते हैं यार, ठीक है, अभी माइंड में बिल्कुल क्लिक नहीं हो रहा है। तो वो जो पंखियां लगी रहती है ना, जो बिजली प्रोडक्शन करती हैं, वो कहाँ होती हैं, गाँवों में तो होती है। तो गाँवों में भी बिजली प्रोडक्शन का एक अच्छा, खाद वगैरह इतनी ज्यादा अवेलेबल होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी
जनरेट कर सकते हो, है ना? तो कहीं न कहीं इनका क्या है कि ऊष्मयान केंद्र वहाँ पे खोले जाएँगे, है ना? बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ये एक इनका फ़ोकस हो गया। और अब इनके लास्ट फ़ोकस पे आते हैं कि 5वां फ़ोकस इन्होंने क्या लिखा है, कि भाई हम और किसको प्रमोट करेंगे, है ना? 5वां और क्या है इस योजना के अंतर्गत जिसको ये प्रमोट करने करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, द लास्ट वन इज़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली क्या करेंगे, इनका फ़ोकस होगा कि ये रोज़गार दें लोगों को, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस क्या होगा, रोज़गार दें, वहाँ के लोग भी पैसा कमाएँ, है ना? और या तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे खेती करो भाई, इस पर्टिकुलर चीज़ की प्रोडक्शन करो, इस पर्टिकुलर चीज़ का, है ना? तो उससे कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था ओवरऑल बढ़ेगी। तो ये 5 जो प्रज्वला चैलेंज जो है, उसके अंतर्गत जो 5 चीज़ों को टारगेट किया गया है, वो ये चीज़ है। सबसे पहले आपका निजी क्षेत्र है, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर्स को फोकस किया जाएगा, वहां पर समुदाय आधारित जितने भी संगठन होंगे उनको बढ़ाया जाएगा, स्टार्टअप को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, उष्मयान केंद्रों को बढ़ावा दिया जाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इन्हीं 5 एम के साथ, बेसिकली आप बोल सकते हो इन्हीं 5 उद्देश्यों के साथ ही इसको लाया गया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है प्रज्वला चैलेंज, इसको लाया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? सबको सारी चीजें आई एम श्योर क्लियर होंगी। तो बेसिकली इनका फोकस क्या है ये तो आप समझ गए होंगे, है ना? तो बेसिकली इनका फोकस क्या है ये आप समझ गए होंगे। आगे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये अगर अब इससे सबसे अच्छी चीज और आपको बताती हूँ, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, देखना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि क्या किया है, जिसने, जो कि इनमें से कोई भी एक काम करने में सफल रहा, एक काम करने में सफल रहा, सफल रहा, है ना? मतलब बेसिकली मैं बोलूँ, अगर इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो पाया, तो उस पर्टिकुलर संगठन की बात करूँ, पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, उसको एक क्या दी जाएगी, एक हेल्प की जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प। कितना? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तक की क्या की जाएगी, फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी, 2 लाख रुपए तक की। ठीक है, मतलब प्रत्येक विचारों को, इनमें से एक एक व्यक्ति को आपने, अगर इनमें से कुछ भी एक एक सेक्टर में आपने अच्छा काम कर लिया तो क्या मिलेंगे, 2 लाख रुपए मिलेंगे आपको, है ना? ऐसा नहीं कि सारे में अच्छा करोगे तब 2 लाख मिलेंगे, नहीं, किसी भी एक सेक्टर में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये या फिर ये, है ना? तो इनमें से किसी भी एक सेक्टर में अगर आपने बेहतरीन काम किया है, तो आपको 2 लाख रुपए तक की राशि किसके द्वारा, सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, है ना? एक तरह से ये आपकी फाइनेंशियली हेल्प करने का इनका क्या है, मोटिव है ना? इस मोटिव के साथ ये फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना वाला, फिर अपन थोड़ा सा पीछे आते हैं अगेन। ठीक है, अब दीनदयाल अंत्योदय योजना वाली बात करूं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 2011 में, है ना? अगर मैं बोलूं कि ये स्टार्ट कब हुआ था, तो स्टार्ट कब हुआ था बच्चा, तो 2011 में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है ना, कब स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिएगा 2011 में स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य बेसिकली इसका क्या था, तो स्किल डेवलपमेंट करना, है ना? लोगों के अंदर जो खूबियां है उसको बाहर निकालना, है ना? जैसे हर किसी में एक खूबी होती है, मेरी खूबी है मैं पढ़ाती अच्छा हूँ, ठीक है। आप में से किसी में खूबी होगी वो कुकिंग बहुत अच्छा करता होगा, किसी में खूबी होगी वो सिंगिंग बहुत अच्छा करता होगा, है ना? कोई डांसिंग बहुत अच्छा करता होगा। तो ये जो अंदर की खूबियाँ है ना, उनको बाहर निकालना बेसिकली, मतलब अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो इसको क्यों लाया गया, तो भाई स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ही इसे लाया गया है। स्किल डेवलपमेंट, है ना? थोड़ा-सा ये उभर रहा है, कोई बात नहीं, ये राष्ट्रीय लिखा है, आपको समझ में आ ही रहा है ना? तो स्किल डेवलपमेंट के लिए, है ना, बेसिकली इसको विकास करने के लिए ही इस योजना को लाया गया था या फिर इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है सबको सारी चीज़ें? यहाँ तक तो आई एम श्योर सब कुछ क्लियर होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में होगा नहीं, ठीक है ना? ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें होगा नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर बात हो रही है प्रज्वला चैलेंज की, तो सबसे पहले जब भी बात किसी चैलेंज की होती है तो यहाँ पर आता है भैया इनको कितना फंड दिया गया है, कितना फंड दिया गया है कि लो करो तुम काम। तो याद रखिएगा 13,000 करोड़, कितना, 13,000 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया गया है इनको, इस पर्टिकुलर योजना के लिए कितना फंड, तो याद रखिएगा 13,000 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया गया है कि जाओ ये इतना तुम्हारे पास फंड है और इसमें बिल्कुल तुम ये काम करो, जो भी मैंने तुम्हें टारगेट्स दे रखे हैं कि भाई इनको डेवलप करना है तो ये डेवलप आप करिए।
ठीक है, तो इसी फोकस के साथ इसको लाया गया है। क्लियर है सबको सारी चीजें? इसी फोकस के साथ इसको लाया गया है ना? अब आई एम श्योर आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़े। आगे इसके बारे में और कुछ जानने वाली बात है भाई? नहीं है। ठीक है, और कुछ जानने वाली बात है, एक काम करो देख ही लो, है ना? देख ही लेते हैं। थोड़ा सा देखो, फंड डिवाइडेशन की बात है, वैसे तो कम ही आता है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो क्यों छोड़ना, है ना? अपन क्यों रिस्क लें किसी चीज का? तो चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा क्या करती हूँ, गैप लेती हूँ, है ना? यहाँ पर देखिएगा 13,000 करोड़ रुपए हैं ये। कितने रुपए हैं भाई? तो ये आपके, मैं थोड़ा सा बोर्ड से किनारे हो जाऊंगी क्योंकि मैं राइटी हूँ, तो मैं यहाँ लिख के ऐसे नहीं लिख पाऊंगी, है ना? मुझे उसी साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 13,000 करोड़ रुपए को भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब कैसे डिवाइड किया है ये देखिए। ठीक है, ये मैं आपको प्रॉपर समझाती हूँ। 13,000 करोड़ जो है उसका एक डिवाइड ये है, एक डिवाइड ये है आपका, और इसका एक डिवाइड ये है। ठीक है, तो अब ये 13,000 करोड़ रुपए को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है ये देख लो। सबसे पहले 7.5 लाख, 7.15 लाख इसके अंदर क्या किए जाएंगे? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, ग्रामीण को, है ना? ग्रामीण क्षेत्रों को, तो 7.15 लाख क्या किया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत 783 क्या होंगे? जिले होंगे, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट बोलते हो, है ना? 783 क्या हो जाएंगे? जिले हो जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका, जिसमें कि 8.6 करोड़ क्या होंगे? रूरल कवर होंगे, है ना? गांव के जो लोग हैं वो कवर होंगे। तो बेसिकली आप इसको क्या बोल सकते हो? बेनिफिशियरी, कि इस पैसे को ऐसे ऐसे इनको बांटा जाएगा, है ना? तो ये जो है ये उसके बेनिफिशियरी हैं। हिंदी शब्द मुझे याद नहीं आ रहा। सॉरी, लाभदायक बोलेंगे या जो भी बोल लो आप, तो ये बेनिफिशियरी है। तो 7.15 लाख ग्रामीण, गांव के एरिया, जिनमें कि 723 जिलों को कवर किया जाएगा, और इसका फायदा 8.6 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। किसका? 8.6 करोड़ जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर योजना का फायदा उठा सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 1 2 3 4 एंड द लास्ट वन इज 5। ठीक है, तो अब ये कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूज का पोस्टमार्टम, जो मैंने आपको करके ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है ना, न्यूज का पोस्टमार्टम होता है जो मैंने आपको करके क्या किया है? दे दिया है, न्यूज का पोस्टमार्टम। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक और अच्छी चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर ये गवर्नमेंट साइट का है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट साइट का इन्होंने प्रॉपर डेटा दे रखा है। गवर्नमेंट लॉन्चेस प्रज्वला चैलेंज, है ना? ये आप देख पा रहे हो। मुझे पेन का कलर थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ये वाला रख लेती हूँ, है ना? चलो, तो बात हो रही है, तो ये गवर्नमेंट साइट से उठाया हुआ एक डेटा है, आप देख पा रहे हो। लिखा हुआ है गवर्नमेंट लॉन्चेस प्रज्वला चैलेंज इनवाइटिंग आइडियाज सॉल्यूशंस एंड एक्शंस टू ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी, है ना? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ही ये प्लान लेकर के आए हैं। इनवाइट किया है कि भाई अपने आइडियाज दो। आइडियाज वालों को 2 लाख रुपए दिया जाएगा, है ना? जो कंप्लीट करेगा, आइडिया देगा, उसको 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको 5 चीजें बताई थी कि भाई 5 सेक्टर्स पे ये फोकस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ सबसे पहले तो देखो, इंडिविजुअल, सोशल एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप जो मैंने बताया था, प्राइवेट सेक्टर और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंक्यूबेशन सेंटर एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इन सबको क्या? एंड द रूरल इकोनॉमी, द लास्ट वन इज रूरल इकोनॉमी। तो इन सबको कहीं ना कहीं फोकस करके, इन एरियाज को फोकस करके इसको बनाया जाएगा। अप्लाई कब से होगा? याद रखिएगा, 31 जनवरी से इसको अप्लाई किया जाएगा, मतलब किया जा चुका है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको सारी चीजें? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो ये वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप होंगे, है ना? वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अगर क्वेश्चन आता है, सॉरी, अगर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में अ, अ, भारत सरकार ने प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया, तो किस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए? तो याद रखना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो याद रखना, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। ठीक है, तीसरा इसी पे बन जाएगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 5 स्टेप्स के अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए कौन सा इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा चैलेंज लॉन्च किया है?
तो याद रखिएगा कौन सा चैलेंज लॉन्च किया है, प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। क्लियर है सबको सारी चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, किसके अंतर्गत लॉन्च हुआ है, तो याद रखिएगा दीन दयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है, तो याद रखिएगा दीन दयाल अंत्योदय योजना को कब शुरू हुई थी, 2011 में शुरू हुई थी। ठीक है, फोकस क्या था, स्किल डेवलपमेंट करना। क्लियर है सभी को? जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय राष्ट्रीय ये पूरा का पूरा एक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है ना? चलो आगे बात करती हूँ, तो टॉप 5 वो पिलर कौन से हैं जो इसके अंतर्गत काम करेंगे, तो निजी क्षेत्र, समुदाय आधारित संगठन, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, उष्मायन केंद्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इन सब पे फोकस करना। ठीक है ना? टोटल किन लोगों को कवर किया जाएगा, 7.15 लाख ग्रामीण होंगे, गांव के एरिया जिसमें 723 जिले इंक्लूड है, और जिनमें अगर पर्सन की बात करते तो 8.6 करोड़ रूरल जो लोग होंगे उनको। और इनको एक काम में सफल बनाया या एक काम के लिए अच्छा आइडिया दिया तो उसके लिए 2 लाख रुपए का दिया जाएगा। फंड कितना दिया गया है, 13,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में, लिख कर ले लो मेरे से। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें हमने देख ली। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। देखो नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या कह रही है, देखिएगा। तो नेक्स्ट न्यूज कहती है कि इलेक्शन कमीशन लॉन्चेस मिशन 929 टू मेक पोलिंग परसेंटेज मोर देन 90 इन त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 को लॉन्च किया है ना। फोकस क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग त्रिपुरा में मतदान करें, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, वोट करें। सम टाइम क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो किसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से, है ना। आपको लग रहा है यार ना स्टेट गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है हमारे लिए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, हटो हमें वोट ही नहीं देना, है ना। कुछ लोगों के यहाँ से पोलिंग बूथ जो है काफी दूर होता है, तो बोलते हैं यार कौन जाएगा इतनी दूर, छोड़ो हटाओ, है ना, उन्हें वोट नहीं देना। ठीक है, कुछ जगह पर ऐसा होता है कि महिलाएं जो हैं बहुत ज्यादा उनको दबा कर रखा जाता है, जिसकी वजह से वो वोट देने नहीं जा पाती हैं, है ना। तो देखिएगा, तो त्रिपुरा में मतदान प्रतिशत क्या है, तो बेसिकली इनको उस एरियाज में जहां के लोग वोट नहीं कर पाते किसी पर्टिकुलर रीजन से, तो वहां के लिए इन्होंने मिशन 929 को लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, मिशन 929। क्यों लॉन्च किया है, तो त्रिपुरा में मतदान प्रतिशत को 90 से अधिक, है ना, 90% से ज्यादा लोग मतदान करें, उसके लिए मिशन 929 को लॉन्च किया गया है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, उद्देश्य क्या है इसका। सबसे पहला पॉइंट इसका उद्देश्य क्या है, तो बहुत सिंपल शब्दों में इन्होंने लिख रखा है कि 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा मतदान के लिए, मत सॉरी मतदान के लिए, ठीक है, 90% से ज्यादा मतदान के लिए इसको लॉन्च किया गया है ना। 90% से ज्यादा लोग इसमें मतदान करें, है ना, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपके सामने उठकर आता है कि भाई और क्या रीजन है इसको लॉन्च करने की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लॉन्च किसने किया, याद रखिएगा भारतीय चुनाव आयोग ने। भारतीय चुनाव आयोग, है ना, आयोग है, उसने क्या किया है, लॉन्च किया है। भारतीय चुनाव आयोग ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। तो सबसे पहली चीज लॉन्च किसने किया है, तो भारतीय चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में लॉन्च किया है ना। अब कहां पर लॉन्च हुआ है, ठीक है, तीसरा आपका बनता है कहां पर लॉन्च हुआ है। कहां पर लॉन्च हुआ, लॉन्च हुआ तो याद रखिएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा में इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च हुआ, त्रिपुरा में। 3 पॉइंट्स तो ये हो गए आपके। ठीक है, चलो आगे बात करूं तो देखिएगा, और मतलब इनका टारगेट क्या है, टारगेट है, टारगेट की अगर बात करूं क्या है, 92% वोटिंग। मतलब वहां के जो लोग हैं वो कितना वोट करें, कम से कम वहां की त्रिपुरा की टोटल पॉपुलेशन जितनी है उसके 92% लोग तो कम से कम वोट करें ही करें। तो टारगेट कितना रखा गया है, 92% वोटिंग का टारगेट इसके अंतर्गत रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बूथ बूथ पर जाएं, और 92% करीब लोग हैं जो कि क्या करें, वोटिंग करें। क्लियर है यहाँ तक सबको सारी चीजें, सबको सारी चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी, है ना, बिल्कुल क्लियर होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट न्यूज हमारी स्क्रीन पे आ चुकी है, जैसा कि आप प्रॉपरली देख पा रहे हो। तो नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या कहती है, न्यूज कहती है स्मार्ट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा प्रोफेशनल्स लॉन्च्ड टू रेगुलेट एंड प्रमोट R&D इन आयुर्वेदा। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को विनियमित बढ़ावा देने के लिए
आयुर्वेद के पेशेवरों के लिए स्मार्ट कार्यक्रम को शुरू किया गया है। मतलब फोकस क्या है? देखो, आपने एक चीज देखी होगी, हाल ही में बीजेपी सरकार का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है कि भाई मेडिसिन जो है सॉरी, मेडिसिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर बने, इंडिया में बने, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा, मेडिसिन जो प्रोडक्शन हो वो इंडिया में हो। कहीं ना कहीं ये इनका बहुत बड़ा फोकस है आयुष के अंतर्गत, है ना, मिशन आयुष, आयुष मिनिस्ट्री भी बनाई गई थी, वो इसी के अंतर्गत बनाई गई थी, है ना। तो फोकस है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन इंडिया में बने, और उससे भी बड़ा फोकस है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन पे ज्यादा फोकस हो। अगर आप जनरल मेडिसिन की बात करो, नॉट आयुर्वेदिक, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है भाई, किडनी विडनी प्रभावित हो जाती है ना, इस तरह की चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जो वो थोड़ा धीरे असर शुरू करती है आपकी नॉर्मल मेडिसिन के कंपैरिजन में, लेकिन वो परमानेंट वाला होता है, उसका असर जो होता है वो परमानेंट वाला होता है ना। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन को ज्यादा से, और जहां बाबा रामदेव है, क्या ही कहने, है ना। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। उस प्रोग्राम का नाम है स्मार्ट। ठीक है, प्रोग्राम का नाम इन्होंने क्या रखा है, स्मार्ट नाम रखा है। ठीक है, तो अब स्मार्ट प्रोग्राम में ये क्या स्मार्ट करने वाले हैं, सबसे बड़ी चीज तो आपकी ये आती है सामने, ठीक है ना। तो अब अगर मैं देखूं कि स्मार्ट प्रोग्राम में ये क्या कुछ स्मार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले चीज ये आती है आपके सामने। चलो, तो देखते हैं तो स्मार्ट प्रोग्राम में ये क्या स्मार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदिक एवं अनुसंधान विकास को विनियमित बढ़ावा देने के लिए, है ना, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। प्रोग्राम का नाम है स्मार्ट, है ना। प्रोग्राम का नाम इन्होंने क्या रखा है, स्मार्ट रखा है ना, स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट प्रोग्राम बेसिकली बोला जाए तो, स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया। अब एक एक करके हम इसके पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, कैसा प्रोग्राम है, तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है, अब एक एक करके हम इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, है ना। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं कि हमारा पॉइंट नंबर 1 कहता क्या है इसके बारे में। ठीक है, पॉइंट 1 क्या कहता है कि ये स्मार्ट जो है इसको लाया क्यों गया। तो सबसे पहला फोकस है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो स्मार्ट है इसका फुल फॉर्म क्या है ना। तो सबसे पहले जब इस तरह की कोई भी इस तरह की चीजें आती है, कोई प्रोग्राम, तो सबसे पहला फोकस होता है कि भाई उस प्रोग्राम का फुल फॉर्म जानो क्या है। अब आप बोलेंगे मैडम प्रज्वला का तो आपने नहीं बताया, भैया प्रज्वला का कोई फुल फॉर्म नहीं था। प्रज्वला नॉर्मली एक नाम था, और वो क्या आपने एक चीज फोकस की होगी, प्रज्वला जो है उसका पी बस कैपिटल था, बाकी सब साइलेंट, वो सॉरी बाकी सब स्मॉल था, है ना। तो दैट इज नॉट, देयर इज नॉट एनी फुल फॉर्म ऑफ प्रज्वला, लेकिन इसमें सारी चीजें कैपिटल में लिखी है। सरकार की हर वो स्कीम, हर वो योजना, हर वो प्रोग्राम जो आपको कैपिटल में मिलेगा उसका फुल फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमृत योजना, अटल मिशन रिजर्वनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो इस तरह की ये सारे फुल फॉर्म आपको पूरा मिलेगा, पूरा कैपिटल मिलेगा, तो वो आपके फुल फॉर्म्स होते हैं। वैसे स्मार्ट आपका पूरा कैपिटल है, मतलब स्मार्ट का फुल फॉर्म है। तो स्मार्ट का क्या फुल फॉर्म है, जल्दी से देख लीजिए, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा। अब चूंकि आयुर्वेद के लिए है तो आयुर्वेदा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, आयुर्वेदा, सॉरी एक्चुअली ना मेरे को बहुत दिनों से सर्दी हो रखी है, इस वजह से गला थोड़ा सा खराब है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग। ठीक है, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के बाद आपका क्या हो जाएगा, रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, यहीं पे लिख देती हूँ, रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो टीचिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, क्लियर है सबको, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है,
तो चलिए ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका क्या है, ए है। तो ठीक है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्मार्ट का फुल फॉर्म वो आपको पता चल चुका है। अब आते हैं हम अपने दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कि हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, तो इसको लाया गया, ठीक है, वो मैंने आपका उसको बता दिया कि भाई इसकी हिंदी की वो क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा वो बता दिया। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म हमने देख लिया, अब हमारा देखना जरूरी है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसको लाया गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल जो है, यहां पर मैं लिख देती हूँ, आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल, है ना, और अस्पताल। ठीक है, तो देखो आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल जो भी होंगे वहां पर क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य अनुसंधान किया जाएगा। स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य का एस कुछ ज्यादा ही दूर नहीं चला गया। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य अनुसंधान। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या किया जाएगा, हेल्थ रिसर्च, है ना। स्वास्थ्य अनुसंधान मतलब क्या किया जाएगा, हेल्थ रिसर्च होगी। इस पे मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो उनको प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ रिसर्च। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तो आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ठीक है ना, मैं स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए, हेल्थ रिसर्च के लिए ही इसको लाया गया है, इस पर्टिकुलर योजना को। तो फोकस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। सॉरी। ठीक है, तो फोकस क्या है, फोकस मैंने आपको बता दिया है कि इसको लाया क्यों गया है, हेल्थ रिसर्च के लिए लाया गया है। ठीक है, तो वैज्ञानिक अनुसंधानों को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब देखो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी आप सभी के साथ। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या कहता है, तो ये कहता है कि भाई 23 अक्टूबर को हर साल, 23 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है, बताओ बताओ बताओ। अक्टूबर में हालांकि मेरा बर्थडे भी आता है लेकिन 23 को नहीं आता है ना। तो 23 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है, फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे बिना किसी सिंगल डिले के। तो 23 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। सिंपल है यार, जिसके बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं वही तो मनाया जाएगा, आयुर्वेद दिवस। 23 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है, आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट या की पॉइंट हो गया कि 23 अक्टूबर को हर साल आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को एवरी ईयर क्या मनाया जाता है, आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करूं, और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, तो यह कौन सा कार्यक्रम शुरू किया। तो याद रखिएगा स्मार्ट कार्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मार्ट के फुल फॉर्म में ऐसा पूछेगा, स्मार्ट में एम का क्या फुल फॉर्म है, या स्मार्ट में आर का क्या फुल फॉर्म है, या स्मार्ट में ए का क्या फुल फॉर्म है। तो याद रखना, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया, तो आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल में स्वास्थ्य अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए। और 23 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है, आयुर्वेद दिवस। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने डिस्कस कर ली। अब देखो नेक्स्ट हमारे सामने एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई है। न्यूज क्या कहती है, न्यूज कहती है अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति टू बी रिनेम्ड अक्षरधाम एक्सप्रेस। ठीक है, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है यार कि ये बड़ी कॉमन सी चीज है, क्या, नामकरण वाली, है ना। जिसको देखो आज, मतलब पहले शुरुआत तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने की थी, लेकिन अब इसको जिसको देखो वही नाम बदल रहा है ना, जिसको देखो वही नाम बदल रहा है। कहीं यहाँ मतलब फेमस, बेसिकली मैं बोलूँ तो नाम चेंज करने के मामले में फेमस तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया, अभी मैंने सुना है ताजमहल का नाम भी बदलने वाला है। अब देखो क्या, सॉरी, लखनऊ का नाम बदलने वाला, हालांकि उन्होंने इस पे बयान दिया है कि भैया नहीं, लखनऊ का नाम बदलने के मूड में हम नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा होगा इन फ्यूचर तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप एमपी में देखो, एमपी में भी बहुत सारे नाम चेंज हुए। सॉरी। अब महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में भी बहुत जगहों के नाम चेंज हुए, स्टेशंस के नाम बदले गए। तो ये नाम बदलने वाली प्रथा काफी तगड़ी चली है, बेसिकली बोला जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से चलाई गई है।
बोला जाए इस कार्यकाल में या बीजेपी सरकार के कार्यकाल में, है ना? कहीं न कहीं। तो बस अभी तक तो यहाँ तक सीमित थे, अब ट्रेनों के भी नाम बदलने शुरू हो चुके हैं, है ना? तो देखिएगा लिखा हुआ है कि अहमदाबाद-दिल्ली संपर्क क्रांति जो है, उसका नाम बदल कर के क्या कर दिया गया है, अक्षरधाम एक्सप्रेस। ठीक है? उसका नाम इन्होंने चेंज किया और चेंज करके क्या किया, अक्षरधाम एक्सप्रेस। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो आपको प्रॉपर एक फ़ोटोज़ दिखाई दे रहे होंगे अक्षरधाम मतलब कि प्रॉपर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा कि भाई कैसे कैसे चेंज हुई हैं चीज़ें, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखते आगे हम बात करें इसके बारे में, ठीक है। आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो करके इन्होंने नाम चेंज करके क्या नया काम किया है ना? क्या नया काम किया है ये देखने वाली चीज़ है। चलो, तो अपन आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया जाएगा। अब पॉइंट्स यहाँ पर देखो कि क्या-क्या नया इसमें किया जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स यहाँ पर ये बनते हैं कि भाई ये देखो कि क्या-क्या नया इस पर्टिकुलर इसमें किया जाएगा, ठीक है। क्या कुछ नया चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो देखो अगर पेपर में पहला क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस ट्रेन का नाम बदल करके अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया? तो याद रखना अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदल करके, है ना? अगर पूछा जाए किसका नाम बदला गया है तो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदला गया। या पेपर में क्वेश्चन आता है अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो याद रखना यहाँ पर अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा गया, ठीक है। क्या रखा गया? तो याद रखना अक्षरधाम एक्सप्रेस इसका नाम चेंज करके रखा गया है। क्लियर है सभी को? चलो, आगे बात किया जाए तो बीपीएस स्वामी नारायण संस्थान जो है, ठीक है, उसके उसके आध्यात्मिक गुरु हैं स्वामी महाराज और उनके मतलब कि उनके जो है उनको श्रद्धांजलि देते हुए या उनके आदर सत्कार में ही इसका नाम बदला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ एक-एक करके, ठीक है। देखिएगा, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो स्वामी महाराज स्वामी महाराज के सम्मान में, है ना, क्या हुआ है? नाम बदला गया। नाम को क्या किया? बदला गया। किसके सम्मान में बदला गया? तो याद रखना कि स्वामी महाराज के सम्मान में इसका नाम चेंज करके अक्षरधाम किया गया। ठीक है? स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु हैं। ये हैं कौन? तो याद रखिएगा स्वामी नारायण नारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु। संस्था के क्या है बच्चा? ये आध्यात्मिक गुरु है। आध्यात्मिक गुरु है। आध्यात्मिक गुरु है। क्लियर है सबको सारी चीजें? हाँ। तो स्वामी नारायण संस्था की आध्यात्मिक गुरु है और इनके सम्मान में ही इसका नाम क्या किया गया है? बदला गया है। ठीक है? इसके सम्मान में इनका नाम मतलब इनके सम्मान में इसका नाम बदल गया अक्षरधाम एक्सप्रेस का। क्लियर है सभी को? चलिए, ठीक है। चलो, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है? नहीं है। ठीक है, इतना ही जरूरी था और कुछ भी नहीं है। आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका क्या है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन गेट्स ईट राइट स्टेशन विद सर्टिफिकेशन बाय FSSAI, ठीक है। तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा प्रमाणीकरण के साथ ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। किसको? वाराणसी कैंट रेलवे को। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है याद रखना, किसको दिया गया है? तो वाराणसी कैंट रेलवे को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो FSSAI के द्वारा दिया गया है। क्या प्रमाणीकरण दिया गया है? तो ईट राइट स्टेशन, मतलब यहाँ का खाना सबसे अच्छा और हेल्दी है। वरना आपको तो पता है कि रेलवे स्टेशन पे किस तरह का खाना मिलता है। एक दिन खाओ, 4 दिन बीमार रहो। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताती हूँ। एक बार मैं एग्जाम दे करके हाँ, एग्जाम दे करके मैं भोपाल से जबलपुर लौट रही थी, है ना? बेसिकली जो मेरा घर है वो जबलपुर में है और मैं एग्ज़ाम देने भोपाल गई थी, ठीक है? तो मैं भोपाल से जबलपुर लौट रही थी। यार मेरी किस्मत बड़ी ख़राब थी। उस दिन क्या हुआ कि जो इटारसी स्टेशन पड़ता है बीच में, उसमें इटारसी स्टेशन पे जाकर के हमारी जो ट्रेन थी, क्योंकि भोपाल से जबलपुर की दूरी ज़्यादा है नहीं, 5-6 घंटे लगते हैं बस, है ना? तो क्या हुआ कि वहाँ पर मेरी ट्रेन का इंजन हो गया खराब, ठीक है? अब ट्रेन का इंजन खराब होने की वजह से वहां पर ट्रेन बहुत देर तक रुकी रही, लगभग 2-2.5 घंटे, है ना? वहां पर ट्रेन 2-2.5 घंटे तो आराम से रुकी थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो आपका इटारसी स्टेशन है, वहां पर हम ठहरे वेजिटेरियन, है ना? एग एग को भी मैं हाथ नहीं लगाती, है ना? मतलब होता है सबका अपना अपना, तो मेरे यहाँ पर नहीं है, तो मैं एग भी टच नहीं किया मैंने लाइफ में आज तक कभी, ठीक है। तो नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है। तो क्या हुआ कि हम तो ठहरे
वेजिटेरियन, फुल वेजिटेरियन, है ना, एकदम प्योर वेजिटेरियन। और वहां पर सबसे ज्यादा जो बिकता है वो होता है अंडा करी और क्या बोलते हैं, अंडा करी और बिरयानी, है ना, अंडा करी के साथ बिरयानी काफी ज्यादा वहां पर बिकती है भाई साहब। उन्होंने जो एकदम मेरे मुंह पे ला ला कर बेची है ना बिरयानी, पता है उससे पहले क्या होता था, उससे पहले मुझे अंडे की स्मेल बहुत अच्छी लगती थी, मतलब मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसकी स्मेल जब ऑमलेट वगैरह बनता था तो उसकी स्मेल अगर साइड में कभी खड़े हो तो अच्छी लगती थी, पापड़ की तरह स्मेल आती थी मुझे उसकी, क्योंकि मुझे पापड़ बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, मतलब मेरे गलती से मेरे नाक में कभी घुस गई ना अंडे की स्मेल, तो पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, मुझे खुद भी नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज होती है, तो इस तरह का, और वो भी बहुत ही गंदा खाना मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही ना के बराबर हमारे इंडिया में ऐसे स्टेशन होंगे जहां पर हेल्दी फूड मिले, अच्छा खाना मिले, नहीं मिलता यार। ठीक है, तो उसमें वाराणसी ने टॉप किया है। सोचो, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन, मतलब उसको ये प्रमाणीकरण दिया है कि भाई यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिल्कुल एकदम सीना चौड़ा करके आराम से खाना खाओ, बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि काफी हेल्दी फूड है इनका और साफ सुथरा खाना है। वरना तो स्टेशन के खाने कैसे होते हैं पता है, पता नहीं क्या क्या मिला करके उसी समोसे को रात में बनाया, 4 बार सुबह तलेंगे सेम तेल में, है ना, और फिर तो क्या होगा आपके साथ आप ही जानते हो, तगड़ी वाली फूड पॉइजनिंग होती है उसके बाद। तो ठीक है, तो उसको क्या मिला है, ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र उसको दिया गया है बेसिकली। ठीक है, सॉरी। तो उसको क्या दिया गया है, ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है उस पर्टिकुलर स्टेशन को। ठीक है, अब आगे इसके बारे में जानना है कि भाई ऐसा क्या इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि क्या मिला, ओ सॉरी, ठीक है, नंबर से बताते हैं ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहले क्या मिला है इसको, 5 स्टार दिए गए हैं, 5 स्टार। ठीक है, क्या दिए गए, सबसे पहले 5 स्टार दिया गया है इसको। ईट राइट स्टेशन का जब प्रमाणीकरण हुआ, जब आपका ईट राइट स्टेशन का प्रमाणीकरण हुआ तो इसको क्या दिया गया है, 5 स्टार दिए गए हैं, 5 स्टार दिए गए हैं इस पर्टिकुलर मतलब स्टेशन, ईट राइट स्टेशन के लिए कितने दिए गए, 5 स्टार दिए गए हैं। किसके द्वारा, तो FSSAI के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा इसको दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा FSSAI के द्वारा इसको क्या मिला है, 5 स्टार दिए गए हैं FSSAI के द्वारा। क्लियर है सबको सारी चीजें, चलो ठीक है। 5 स्टार मिले हैं किसके लिए, सुरक्षित और स्वस्थ भोजन के लिए। ये 5 स्टार क्यों दिया गया है, तो सुरक्षित, एक सेकेंड, है ना, ये एक तो इनको 5 स्टार दिए गए। ठीक है, ठीक है, और क्या दिया, किसके द्वारा, FSSAI के द्वारा दिए गए हैं। तो क्यों दिए गए हैं, तो सुरक्षित और स्वस्थ भोजन के लिए, और स्वस्थ भोजन के लिए, भोजन के लिए, भोजन के लिए, कहा समझे भैया, है ना। ठीक है, कहा समझे भैया, समझ रहे हो कि नहीं, हाँ ये बताओ बिहार वालों, समझ रहे हो कि नहीं, ये समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो सुरक्षित और स्वस्थ भोजन के लिए 5 स्टार दिया गया है इनको, FSSAI के द्वारा स्टार रेटिंग में 5 स्टार इनको दिया गया है। क्लियर है, अब बात करूंगी मैं सबसे पहले किसकी, FSSAI की। ठीक है, तो FSSAI का फुल फॉर्म देख लो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, FSSAI, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इसका फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म मैं थोड़ा अलग कलर से लिखूंगी ताकि आपको हाईलाइट होकर के दिखाई दे प्रॉपरली, है ना। तो देखो, अब जब FSSAI है तो फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, फुल फॉर्म क्या हो सकता है, तो देखो क्यों दिया गया है, फूड सेफ्टी के लिए, तो शुरुआत वहीं से होती है, फूड सेफ्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्यों दिया गया भाई, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है इसको। उसके अंतर्गत इसको क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपका 5 स्टार। ठीक है, अब इसके अलावा और होड़ में कौन कौन से लगे थे, लाइन भी लंबी थी, पहला तो वाराणसी को मिल गया, इसके अलावा कौन से लाइन में लगे हुए थे कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे, देखो भाई सिंपल सी चीज है, अगर सर्टिफिकेट मिलेगा तो वहां की जो फूड सेलिंग है वो बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है, लोग उन स्टेशनों पे ज्यादा खाना पसंद करेंगे जहां पर हेल्दी फूड मिलेगा। तो अब इस होड़ में कौन कौन लोग थे जो कि इस होड़ में शामिल थे। ठीक है, तो जो अन्य स्टेशन जिनको ये मिला था,
आनंद विहार टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल कहाँ पर है भैया? ये कहाँ हो सकता है? दिल्ली में। आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली को मिला था, ठीक है, दिल्ली को मिला था इसका, आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली को मिला। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल क्या हो जाएगा? मुंबई आपका, है ना। छत्रपति, सीएसटी जिसको आप जनरली बोलते हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, टर्मिनल मतलब किसको मिला? मुंबई को मिला, ठीक है। तो दिल्ली को मिल गया, बड़ी ताज्जुब बात है लेकिन अच्छी बात है, ठीक है। फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसका खाना तो मैंने पर्सनली खाया है, मुंबई वाले इसका छत्रपति सीएसटी का, तो नो डाउट यहाँ का खाना वाकई बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन था? आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली हो गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई हो गया। इस ओर में कौन था? उसके बाद मुंबई सेंट्रल रेलवे, सोचो मुंबई के 2 स्टेशन हो गए, मुंबई सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे, है ना। उसके बाद किसको मिला ये टैग? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी अगेन मुंबई ने ही बाजी मार ली, ठीक है, मुंबई ने बाजी मार ली, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो आगे इसके अलावा और किसको दिया गया था ये? तो वडोदरा रेलवे स्टेशन, किसको दिया गया था? वडोदरा रेलवे स्टेशन, खुद ही अंदाजा लगा लो कहाँ पे होगा? गुजरात, है ना। किसको मिला था? वडोदरा रेलवे स्टेशन को मिला है, मतलब किसको दिया गया? मतलब कि गुजरात को दिया गया है, ठीक है। वडोदरा रेलवे स्टेशन मतलब ये किसको दिया गया भाई? ये टैग, एक टैग ये मिला है गुजरात को, ठीक है, एक टैग किसको मिला है? गुजरात को। तो वडोदरा रेलवे स्टेशन गुजरात को ये टैग दिया गया है। क्लियर है सबको सारी चीजें? क्लियर है सबको सारी चीजें? तो बिल्कुल क्लियर होंगी, वडोदरा रेलवे स्टेशन गुजरात को मिला है, ठीक है। और एक और लिख लो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इनके अलावा और किसी को मिला ही नहीं ये टैग, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगी यहाँ पे। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, है ना, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो ये टोटल वो जगह है, ठीक है, ये वो टोटल एरियाज हैं जिनको कि क्या मिला है, मतलब ये टोटल वो स्टेशन है जिनको कि क्या मिला है? ये मिला है, ठीक है। ये आपका क्या मिला है? फूड सेफ्टी के लिए ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र। सबसे पहले आपका जो टॉप पर था वाराणसी कैंट रेलवे था, सेकंड पर है आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली, थर्ड पर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, फोर्थ पर है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, फिफ्थ पे है वडोदरा रेलवे स्टेशन गुजरात और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो इनको मिले हैं। क्लियर है सबको सारी चीजें? ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जगह लूंगी साइड में और एफएसएसएआई के बारे में बताती हूँ। फुल फॉर्म हमने पिछले पेज में देख लिया, तो अब यहाँ पर देख लो कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कुछ, तो फुल फॉर्म तो हमने पिछले पेज में देख लिया। अब यहाँ पर देख लो इसकी स्थापना कब हुई है? 2008 में, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूं कि इसका मुख्यालय भी बता दो भैया कहाँ पर है, ठीक है। अब देखो स्थापना कब हुई है ये आपको पता चल गया। अब ये मैं यहीं पे बोल दूं कि भाई ये भी बता दो हमें कि मुख्यालय इसका कहाँ पर है, ठीक है, मुख्यालय इसका जो है कहाँ पर है। तो स्थापना तो हुई है 2008 में, मुख्यालय इसका कहाँ पर है? ऑफ कोर्स कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली। तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है बच्चा? न्यू दिल्ली में हो जाएगा। स्थापना 2008, मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? न्यू दिल्ली। क्लियर है सबको सारी चीजें? चलो, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है क्या? और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। तो दी एंड। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर तक सहयोग बनाए रखा इस पर्टिकुलर सेशन में, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी मुलाकात होगी आपसे कल, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए पीएससी वाला के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि समय समय पे आपको सारी ही क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।